धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। हालांकि आप लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या भैया गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान दुनिया से अलग है, जो कहते हो कि देश दुनिया के साथ साथ यहाँ की खबरों पर भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इन जगह की खबरों पर ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए आपके सामने ऐसा बोल देता हूं। और इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए रोजाना की तरह फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल की गैरहाजिरी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ काम ऐसा हो गया और आपको अभी तो संभवतः बिजी हो गया और मैं भी निकला और इसलिए संभव नहीं हो पाया। काम तो होते ही रहता। हम लोग की भी कुछ मीटिंग थी तो उसमें भी जाना था हमारे साथियों के साथ। तो जरूरी नहीं कि हम लोग हर रोज आ ही जाए, एक दो दिन ब्रेक लिए तो अच्छा भी है, जनता भी थोड़ी राहत की सांस लेगी हमारी बात सुन सुन के, जो परेशान हो जाते, दुखी हो जाते, गुस्सा होते। जी, आपके चैनल पे वीडियो मुझे बड़े पसंद आए, जो आपने पार्क में घूमते हुए माहौल बताते हुए कैसी गर्मी है, कैसी चीजें घट रही हैं, आसमान दिखाया, वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद उसके लिए। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी देखें और उसको दूसरे जगह भी उसको भेजें, लाइक डिसलाइक करें ना करें, टिप्पणी डालें, क्योंकि अभी भी लगता है अगस्त तक मेरा चैनल अभी सेमी सस्पेंशन में है यूट्यूब के मालिकों द्वारा। जी, अश्वनी वैष्णव जो नए मंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया है कि यूट्यूब जो है अर्ध सत्य फैला रहा है, आधा सच बताता है, लोगों को झूठ ज्यादा फैला रहा है। इसलिए हम लोग वो वैसे कह रहे हैं कि डीप फेक वीडियो के नाम पे इंडिया डिजिटल बिल लाने जा रहे हैं, अंकुश लगाने के लिए। जो ज्यादा झूठ फैलाता है वो झूठ खिलाफ के बात करता है। अभी 3-4 दिन पहले किसी एक दोस्त से बातचीत हो रही थी, तो जो भी कुछ बात चली सरकार के विपक्ष में गया, उसने कहा मीडिया का वो खबर है, मीडिया दुष्प्रचार कर रहा है। अभी मीडिया तो तुम्हारे हाथ में है। यूट्यूब में भी बाय लाज आप इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकते, यहाँ भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बैन हो जाते हैं। हम कर क्या सकते हैं? यदि हम 10% यदि दुष्प्रचार फैलाते हैं, मान भी लिया, तो 90% तो तुम कर रहे हो। तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की है कि पहले खुद को सुधार लो, तब दूसरे को नसीहत दो। लेकिन क्योंकि झूठ फैलाते हैं, तो पहली खबर बुलेटिन की वो भी आप झूठ के आधार पे ही कह सकते हैं। भाभी बन गई है सर जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी और मोदी करके इन्होंने लिखा मिलोदी, यानी मिलोनी और मोदी मिलोदी, और इन्होंने सेल्फी लिए, छोटे से अपने वीडियो बनाए और डाले। खैर, इनकी बातें तो हैं, इनके प्रशंसक बहुत खुश होंगे। जहां तक इटली बात है, वह भी एक आधार था द्वितीय विश्व युद्ध के पहले नाजीवाद या फांसीवाद को बढ़ाने में। फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली की का निर्माण ही हुआ था और भारत के जो आरएसएस के पूर्वज थे वहां गए थे, वहां उस समय उन्होंने सीखा था, पूछा था कि भाई तुम कैसे फैल गए, हम नहीं फैल पा रहे, और अंग्रेजों की मदद से, इटली की मदद से अपनी शाखाएं बढ़ाई और आज यहां तक वो लोग फैले हुए, पूरे विश्व में इनका डंका बोल रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस G7 की मीटिंग में जहां पर हुआ, ये 7 देश जिसमें फ्रांस, यूके, यूएस, इटली वगैरह सब है, ये लोग 3 दिन की समिट जाते हैं। इनका बड़ा ही मैसिव लग्जरी रिसोर्ट होता है और ये सब लोग रहते हैं। और जिस तरह पहले के जमाने में राजा एवं का रथ निकलता था या उनका राज दरबार लगता था, तो मुख्य अतिथि होते थे, बगल में तालियां बजाने वाले, कविता पढ़ने वाले, प्रशंसा करने वाले, कविता वाले, गाना सुनाने, बहुत सारे बुलाते थे। इस तरह 7 के अलावा भी बहुत सारे देशों को बुलाया जाता कि तुम लोग आओ, ताली बजाओ, फोटो लो, सेल्फी लो, और G7 को इस तरह से स्टैब्लिश करो कि दुनिया के हम ही मालिक हैं, जिसका सुपर मालिक अमेरिकी साम्राज्यवाद तो है ही है। इसमें अरबों खरबों का पैसा खर्च होता है और हम मूर्ख लोग बड़ी ताली बजाते हैं, जो कि हम ही लोगों के पैसे से यह सब चीज किया जा रहा है, यहां से लूटा जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण, करीब आज से 30-35 वर्ष पहले का यह उदाहरण है, जब ज्यादा बढ़ गया होगा, कि यदि $1 अमेरिका या पाश्चात्य देश हमारे यहां लगाता है मदद के नाम पे, तो जो वापस लेता है उस पे
इंटरेस्ट वगैरह वगैरह रख लेता है, वो $14 होता है। 14 गुना हमसे लूटता है। अब तो शायद 20-25 गुना हो गया हो, और हम इस पर ताली बजा रहे हैं कि G7 कितना सफल रहा, कितना चकाचौंध रहा। जी, भाभी भाभी कह के ट्रेंड कराया जा रहा है, ठीक है, चलिए मजाक बनाई जा सकती है, कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी कितना भाव दे रही हैं, क्या सेल्फी खिंचवा रही हैं, नाम भी उन्होंने मोदी के साथ अपना जोड़ लिया है। लेकिन जो ग्रैंड वेलकम होना चाहिए था मोदी का, वो तो नजर नहीं आया, कोई लेने तक नहीं आया। ये लोग G7 के हिस्सा थोड़ी थे, ये बाहर के लोग थे। और जो मदद था, जो किया था, किनारे में जो बातचीत हुई थी कि भाई तुमने यूक्रेन पे ये बोला है, गलत है, जो अस्त्र शस्त्र तुम दे रहे हो हमें और अधिक चाहिए, इसराइल के लिए दे रहे हो, तो जैसे पाकिस्तान भी तैयार हो गया है चीन के साथ होने के ना होने के बावजूद भी, और भी तुम अपना जो रूस से तेल ले रहे हो हमको दो, हमारे खिलाफ आवाज धीमे रखो। जिस तरीके से तुमने भारत में फिर से अपना आधिपत्य शामिल किया है, अल्पमत में होने के बावजूद, उससे भी हमें सीखने को मिलता है। हमसे भी सीखो, तुमसे भी सीखे, किस तरह जनता को धर्म, जाति, रंग भेद पे मूर्ख बनाया जाता है, बांटा जाता है, और किस तरह सत्ता का इस्तेमाल करके पूंजीपति वर्ग के लिए हम आधार बनाते हैं, मजबूत करते हैं, और हम भी मजा लेते हैं। जी, सही बात है, सारा खेल धंधे का है। अगली खबर पाकिस्तान से, यूएन मिशन पर साइबर अटैक हो गया सर। हाँ, पाकिस्तान में जो परमानेंट यूएन मिशन है, उसका जो भी इंटरनेट का उसका फेस है, जो फेसबुक या कहीं भी हो, उनका अपना इंडिपेंडेंट है, उसको उन लोगों ने कुछ समय के लिए, कुछ लोगों ने, किसने किया नहीं पता, अपने कंट्रोल में ले लिया, उसका झंडा बदल दिया, जगह का नाम बदल दिया, कुछ का कुछ लिख दिया। ये कुछ हो सकता है मन चले भी हो जो कर रहे हैं, हो सकता है किसी देश के द्वारा भी हो सकता है पाकिस्तान के ही कुछ विपक्ष से, हो सकता है भारत से भी हो, कहना मुश्किल है। लेकिन इस तरह के साइबर अटैक देश के का जो भी बेस होता है उस पे इकोनॉमिक वगैरह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बड़ा मल्टी लेयर होता है, क्योंकि वह तो $multi-billion या रुपीज निकल जाएगा। लेकिन हमारे देश में भी किस तरह हो रहा है। आज सुबह सुबह एक फोन आया कि आपके नंबर से आपके पति, मेरे पत्नी के पास आया था, आपके आधार कार्ड के आधार पे आपको ट्राई की तरफ से फोन किया गया, लीगल एक्शन हो सकता है इनके खिलाफ। क्यों भाई, बड़ी घबरा गई। मैंने पत्नी से कहा कि बंद कर दो, लेकिन वो घबरा गई। बेटे के पास गए, बेटे ने जब डांट लगाई तुम हो को आधार नंबर बताओ, तो उसने फटाक से काट दिया। इसने कहा हम पुलिस के पास जाएंगे। उसका ये था कि मसला तुम सुधार लो, संभाल लो, और 5-10 हजार दे दो, मसला हम खत्म कर देंगे, लेकिन आगे से मत करना। मुफ्त में 10,000 ले जाते। जी, एक मसला और चल रहा है आजकल, कॉल आएगी और उसमें आपसे कहा जाएगा कि आपका सिम बंद होने वाला है, अगर उसको बचाना चाहते हैं तो 9 दबाएं। तो जैसे ही आपने 9 दबा दिया तो आपके 9 ही बच जाते हैं। जी हाँ, एक और बात, मेरी पत्नी के पास ही आई थी, वो काम करने की लड़की आती है मदद करने के लिए। उसने कहा कि उसके पास, उसके मम्मी के पापा के पास फोन आया कि तुम्हारा भाई जो है बलात्कार केस में पकड़ा गया है, और हम पुलिस वाले हैं और उसको हम ले जा रहे हैं, FIR करेंगे, यदि बचना है तो 80,000 तुरंत दो। इन्होंने रोना धोना शुरू किया, माफी मांगा, ये किया, बेटे को फोन करे, बेटे उठाए नहीं, जबकि बेटा का एग्जाम चल रहा था। निकला तो देखा 50-100 की लंबी मतलब मिस्ड कॉल है, तुरंत फोन किया। तो उसने कहा तुमने ऐसा ऐसा कर दिया। इसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में था, वीडियो कॉल करो। किसने कहा? उसके बाद से इन्होंने गालियां दी। तो हमारी जनता जहां तक है, एक तरफ तो सतर्क रहने की जरूरत है, दूसरी तरफ ये व्यवस्था बनता है जहां की इस तरह से साइबर वाले ट्रेंड लोग बेरोजगार में लाखों नहीं करोड़ों में पड़े हुए इस तरह के बेशर्मी पूर्वक आपराधिक काम करते हैं। मौका मिल जाए तो आरएसएस के और उसका जो सेल है उसमें भी ज्वाइन करते हैं। मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ कि आपको लगता है ये इंडिविजुअली है या ऑर्गेनाइजली चल रहा है सब कुछ? ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें पुलिस को भी पता है, वकील भी इनके साथ हैं, और आपस में भी जो ग्रुप है, लड़ाइयाँ होने के बावजूद भी ये लोग साथ हैं। इसमें पॉलिटिकल विंग भी है, और जितने जो अंडरग्राउंड नेट चल रहे हैं जिसमें आरएसएस और दूसरे लोगों के हैं, उन सबको पता है कि ये सब उनको कहते हैं कि भाई बचना है तो हमारे ये वाला जो भेजा गया, जैसे मान लीजिए अपने भाभी जी वाला ट्रेंड चल रहा है, वो कहेंगे कम से कम तुम 50,000 इसको ट्रेंड को चलाने में इसको करो, जो भी तुम भेजो उसको। ये लोग कर रहे हैं। चलिए अब अगली खबर ले लेते हैं जो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश चाइना से कर्जा लेने जा रहा है, भारत को क्या आपत्ति है? ये तिस्ता रिवर है जो भारत से होके जाता है, और तिस्ता रिवर की पानी जो वहां जाता है उस पर काफी समय से विवाद चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में भी है। और मनमोहन सिंह के समय में ही इसका कुछ एक संधि हुआ था, उस समय की जो भी प्रधानमंत्री वहां थी और मनमोहन सिंह, लेकिन उस समय तक ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री बन चुकी थी बंगाल की, उन्होंने विरोध किया कि हमारा पानी उधर कैसे जाएगा। हालांकि पानी जा रहा है लेकिन नहीं हुआ।
उसके बाद से अभी की सरकार बनी, इन लोगों ने बातचीत किया, इन्होंने भी किया और मास्टर प्लान बनाने की बात हुई, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है और उन्होंने माना नहीं है, क्योंकि जो ये लोग लोन दे रहे हैं, जो शर्त है वो बांग्लादेश को मंजूर नहीं है। बांग्लादेश का विपक्ष हल्ला कर रहा है। चीन ने इस पर अपनी एक राय दी है, एक सर्वे करके उस जगह का, कि आपका इतना जो तीस्ता नदी है वो 40 से 50 किलोमीटर चौड़ा हो गया है, बहुत सारे उपजाऊ जमीन खत्म हो गए हैं। उस प्लान में उन्होंने कहा कि हम गहरा करेंगे, पानी उतना ही आएगा, लेकिन इसको थोड़ा पतला करेंगे और इस जमीन को हम रिक्लेम करेंगे, फिर से उसको करेंगे, हरा भरा बनाएंगे, बार्ज लगाएंगे यानी पानी जाएगा, उससे एनर्जी भी पैदा करेंगे। चीन तो इसमें मास्टर ही है। इसमें चीन यदि करें तो बिल्कुल है, उससे बिजली कर देगा, रोड कर देगा, बस्तियां बिछा देगा, बिजली पैदा करके दूसरे जगहों में भेज देगा, बहुत सारी चीजें उसमें कर देगा और सस्ते दर पे लोन दे रहा है अपना हिस्सा करके, और भारत के खिलाफ है तो बड़ी खुशहाली से करेगा। इस पे भारत नाराजगी दिखा रहा है कि नहीं भाई हमसे लोन लो। अब देखते हैं क्या होता है। जी चलिए, अगला अपडेट है सिराजुद्दीन हक्कानी से जुड़ा हुआ, यानी कि जो तालिबान है उनके चीफ से जुड़ा हुआ। वो जा रहे हैं यूएई। यूएई क्यों मेजबानी कर रहा है जी इनकी? यूएई की नजर है अफगानिस्तान की करीब 3 खरब डॉलर में बोल रहा, रुपया में नहीं, जो उसके अंडरग्राउंड में है, उस तरह के पदार्थ हैं जिससे हमारा आज का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है, लिथियम वगैरह वगैरह, उस तरह के ओर है, जो कि विश्व में बहुत कम जगह पाए जाते हैं। चीन में है, बोलीविया में है, जिसके कारण वहां अमेरिका बार बार घुसने की कोशिश करता है। वेनेजुएला में भी शायद कुछ है और यूक्रेन के कहीं खास जगहों में है। इसके लिए बड़ी मारामारी चल रही है। अगले 20-25 वर्ष में जब तेल को हम बंद कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल है, खत्म हो रहा, तो उसके लिए, और इसलिए जितने भी तरह से उस पर प्रतिबंध कोई नहीं है, इनको बुला रहे हैं। और यूएई के पास छोटा देश होने के बावजूद भी बहुत सारे वित्त पूंजी है, यानी पूंजी बहुत है, जो बैंक के पड़े हुए लगाने को जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जगह ढूंढ रहे हैं। वहां भी मिल जाएगा, भविष्य में कुछ आएगा, वहां उत्पादन करके कुछ करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में बेचेंगे, इसलिए उनकी इज्जत कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हालांकि हक्का जो भी है, जिसकी बात आपने की, और उसके जो वहां के बाय द वे होम मिनिस्टर है, और उनके ऊपर अमेरिका ने कहा है, प्रतिबंध लगाया हुआ, कोई टेररिस्ट है जो पकड़ेगा करीब $50 मिलियन उनको इनाम है, 50 या 10 मिलियन डॉलर जो भी हो, उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये सब धंधा का बात है और कुछ खास बात नहीं। जी, यानी चाइना ने समझ लिया था सत्ता परिवर्तन होते ही कि अफगानिस्तान से क्या हासिल करना है। उसके बाद रूस ने भी भाव दिया तालिबान को, और अब तालिबान की महत्ता धीरे धीरे और देशों में भी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रहा है। जो भी सत्ता है, तालिबान है, जितना भी है, वह आतंकवादी है, औरतों को बराबर की इज्जत नहीं देता है, उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ने देता है, पार्क में नहीं घूमने देता, वगैरह वगैरह। लेकिन अब इन सबका कहना है कि भाई वो अलग बात है, हम बार बार उनको कहते हैं, ऐसा थोड़ी कम नहीं कहते कि भाई औरतों को आजादी दो, बराबरी का अधिकार दो, लेकिन धंधा अलग चीज है, वो तो हम जारी रखेंगे। जी, ईवीएम के खिलाफ एलन मस्क क्यों बोल रहे हैं और पाबंदी लगाने की बात क्यों कर रहे हैं, और क्या उनके बोलने से अब पूरी दुनिया में ही ईवीएम बंद हो जाएगी, भारत ही नहीं? ईवीएम की जहां तक बंद की बात है, तो वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। ईवीएम हटना चाहिए, मुझसे पूछे तो मैं भी कहूंगा कि हटना चाहिए, जब तक उस तरह की सरकार ना हो जो कि उसमें धांधली ना करो, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा हो, जो अभी नहीं है। लेकिन जब तक भाजपा रहेगी, ईवीएम हटेगा नहीं। जब तक ईवीएम हटेगा नहीं, तब तक आप भाजपा को हटा नहीं सकते हैं, तो आप कूदते रहिए। जहां तक एलन मस्क की बात है, यह इस तरह की बातें करते हैं दिखाने के लिए कि हम बड़े ही प्रजातांत्रिक आदमी हैं। उनके बारे में पिछली बार हमने बात किया था, किस तरह लड़कियों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चा पैदा करने के लिए, किस तरह से गैर बराबरी कर रहे हैं। और अभी यह भी खबर आया है कि अपने भूतपूर्व कर्मचारियों से कहते हैं कि डॉलर से वहां के ऑस्ट्रेलियन डॉलर में एक्सचेंज में गड़बड़ हो गया था, 1.5 साल पहले हटाए थे, इतना वापस कर दो हमें, नहीं तो तुम्हें हम $70,000 है अमेरिकन डॉलर, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन इसके लिए कह रहे हैं कि हम लीगल एक्शन लेंगे। यानी एक दमड़ी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। घटियापा का यह आधार है इनका। जी, मैं इस खबर को भारत के परिप्रेक्ष्य में और मोदी सरकार के नजरिए से देखना चाहता हूं। चुनाव के दौरान इन्हें यहां आना था, ये ना ही आए, चीन चले गए, और अब ये ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि भारत में जो जीत मिली है नरेंद्र मोदी को, उसमें ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया है। सवाल तो जरूर उठाया जा रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, ईवीएम में भी पाया गया है।
कई बूथ से ऐसा हुआ कि जितने टोटल वोट है, मान लीजिए 500, तो वहां 510 पड़ा। शुरू में 470-80 दिखाया, अगले दिन बाद में 510 दिखा दिया। ये सब चीजें तो हुई हैं। एक साथी से बात कर रहा था जो कि इसके अधिकारी थे, जा चुके थे पहले, अब रिटायर्ड है। वह कह रहे थे कि बड़ा ही आसान चीज है, जरूरी नहीं कि ईवीएम को आप इंटरनेट से करें, वो लिंक करना मुश्किल है। आप पूरे के पूरे जब खत्म हो गए, 3 दिन बाद 5 दिन बाद होने वाला, आप उसे उठा के ले गए, जला दिया, फेंक दिया, कहिए कि भाई हो गया। आप शोर मचाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन सवाल यही नहीं है। हमारे साथी समझे, ईवीएम में वोट पड़ने से पहले और ईवीएम के बाद, काउंटिंग के बाद से क्या कहीं से भी चुनाव पारदर्शक है? जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, झूठ बोलाया जा रहा है, लाखों लोगों को वोट नहीं देने दिया गया है, डराया धमकाया दिया गया है, स्लो वोटिंग कर दिया गया है, एक ही नाम के आसपास के जो विपक्ष है 4-4 नाम डाल दिए गए ताकि उसका वोट बढ़ जाए। हर तरह की धांधली की है। और चुनाव के बाद भी आप 60-70 कांग्रेसी को पकड़ के आप भाजपा में उठा के ले आए, ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह द्वारा, और कहते हैं कि चुनाव बड़ा ही निष्पक्ष हो जाएगा ईवीएम हटाने के बाद से। हम इस मूर्खता वाली दुनिया में ना रहे, क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ईवीएम पर अगर अलग सवाल उठा रहे हैं तो वो भी नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाकर शायद कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन कॉन्फ्रेंस हुई है सर, और जेलेंस्की से मिलने के लिए पहुंच गई हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तथाकथित बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। चीन ने हालांकि उनको बुलाने के बाद नहीं किया, रूस को बुला ही नहीं किया, जिसका कोई मायने ही नहीं होता है। लेकिन इसका मायने था। 170 देशों को बुलाया गया था, 50 देशों के प्रमुख प्रतिनिधि, बाकी छोटे मोटे पहुंचे हुए लोग। करोड़ों अरबों का यहाँ वैसे ही खर्च हो रहा है, जैसे कि G7 मीटिंग में या G20 मीटिंग में वगैरह वगैरह होता है, जनता के कमाई के ऊपर। मुख्य मुद्दा यह नहीं था कि शांति प्रस्ताव लाया जाए और शांति की तरफ बढ़ा जाए। मुख्य मुद्दा इस तरह था कि युद्ध को कैसे आगे और बढ़ाया जाए। मुख्य मुद्दा यह था कि वॉर इंडस्ट्रीज को या मिलिट्री इंडस्ट्रीज जो है उनको किस तरह से मुनाफा और बढ़ाया जाए। और पूरे G7 ही नहीं, G20 नहीं, बल्कि नेटो, यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्री से मैक्सिमम उनको दबाव डाला जाए कि तुम पैसे दो, क्योंकि हमारी जनता देने में असमर्थ है, तुम अपने जनता के पैसे दो जो आज तक नहीं दिए, ताकि यूक्रेन में जाए। और रूस को तब तक उनको ब्लीड किया जाए, उनको बर्बाद किया जाए, जब तक वो इतना कमजोर ना हो जाए कि अगले 40-50 वर्ष तक वो अमेरिका के सामने खड़ा ना हो सके। यह मसला है जी। पुतिन ने जो शांति प्रस्ताव दिया है उसमें सीधा कहा कि हमारे हिस्से छोड़ दो, एक चीज, दूसरा नाटो में शामिल मत हो। उसे मानने में क्या दिक्कत है इन लोगों को? अब इस इतने युद्ध के बाद जो शुरुआती दौर में यही था, जबकि हमारा हिस्सा छोड़ दो तो बात पहले नहीं था। आज से 2 वर्ष या 2.5 वर्ष पहले जब युद्ध शुरू हुआ था, पुतिन का ही मांग था कि तुम नेटो में नहीं शामिल होगे, नेटो की फोर्सेज यहां नहीं आएगी, तुम यूरोपियन यूनियन में जा सकते हो और क्रीमिया के ऊपर अपना दावा छोड़ दो। अब तो पुतिन यह भी कहने लगे कि हमने तो चुनाव करवाया है, यानी ऊपर में खारकोव, नीचे में खारसन और जापोरिजिया, सुमी में भी शायद वो अपना दावा ठोक दे, अभी तक नहीं है, और ओडिशा में भी कर दें। ये सब जगह जो है जहां रूसी वाले लोग ज्यादा बहुतायत में हैं, बोलने वाले लोग 60 से 70% है, उस पर हमारा होगा। तुम पश्चिमी उसको लेकर जाओ, और जो बाकी 2 आपने शर्तें की हैं। और इसका विरोध किसने किया, किसको खारिज किया? अभी तक इसके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, ये आपके बड़े प्रिय जो अमेरिका के रक्षा मंत्री जो है लॉयड ऑस्टिन जी, उन्होंने कहा कि हम इसको खारिज करते हैं। अबे तुम कौन होते हैं खारिज करने वाले? जी, वो तो दरोगा है दुनिया के। बस वही है। ये दिखता है कि किस तरह से बाकी लोग, चाहे G7 हो में बुलाए गए हो, या UNSC हो, UNGA हो, या यहाँ पे इन लोगों ने बुलाया हुआ, ये सब लोग ताली बजाने के लिए, यहाँ तक कि केनिया और छोटे मोटे दूसरे और गए थे जो कहीं फोटो में नजर नहीं आते, बेचारे दूर दर्शक दीघा में कहीं बैठे होंगे, ताली बजा रहे होंगे और साइन करके आ जाएंगे। ये मैक्रो के खिलाफ वामपंथी क्यों हो रहे हैं फ्रांस में सर? यदि सही में हो रहे हैं तो कुछ अच्छी बात है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे वामपंथी अभी भी कांग्रेस में घुसे पड़े हैं, इसलिए कि हम भाजपा को हराएंगे, और इससे भाजपा और मजबूत हो रहा है। कांग्रेस तो मजबूत हुआ है थोड़ा मोड़ा इस बार, लेकिन वामपंथ और खत्म हुए। कुल मिलाकर 10 सीट है, CPM को शायद 4 मिला और सबको एक। लेकिन राजस्थान में तो कमाल कर दिया, वामपंथी ने 1 सीट तो ले ही ली ना वहां पे सर। अरे दोस्त, आप देखें पूरे देश भर में तो यह अब केवल
एक जो भी सत्ता है ना, पूंजीवादी सत्ता है, तो उसमें दो लाल रंग के कलगी हैं हिलाने के लिए मुर्गे के ऊपर, और कुछ नहीं है, बांग देने में साथ दे रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों को, फ्रांस की जिसने बात की, यहाँ के जो वामपंथी है, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ग्रीन पार्टी, उस तरह के वामपंथी नहीं, लेकिन जो भी है, इन लोगों को समझ में आया कि मैक्रो के साथ रहते रहते अभी तक दक्षिण पंथी ली पेन की जो पार्टी है वह बढ़ रहा, हम तो खत्म हो रहे हैं, क्यों नहीं हम अभी से शुरुआत करें। मैक्रो गया भाड़ में, उसकी पार्टी गई उसके, हम अपना इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जनता को दिखाने की कि हम ही तुम्हारे वैसे चीज है, जो पेंशन में जो बदलाव आया उसको हम वापस करेंगे, जो एग्रीकल्चरल जो फार्म्स को जो हुआ, फार्मर्स को कष्ट हुआ उसमें हम साथ देंगे, हम नौकरी बढ़ाएंगे और बाकी सब वो चीज करेंगे जो मैक्रो कहता था या जो ना कहा फिर भी किया। हम युद्ध को भी बंद करने में कोशिश करेंगे और हर तरह से हम जनता की राज को लाने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है, जनता के राज को लाने की कोशिश करेंगे, पर ये कोशिश सच में की जाए तो अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं चीन की, जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहा था, कभी फिलीपींस के मुद्दे पर, कभी प्रशांत सागर की टेंशन को लेकर, लेकिन अब चीनी प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का। सर, ये क्या हो रहा है? चीनी प्रधानमंत्री गए 4 दिन के दौरे पे, 4 दिन पता नहीं क्या करेंगे, और इसके बाद इन्होंने एक रास्ता भी बना दिया कि अब शी भी जो है जिनपिंग वह भी जाएंगे इसके बाद। यानी मसला जो है, जहां तक धंधा का मसला है, बहुत बड़ा है। अब मैं भी धंधा कहने लगा हूं, ट्रेड और सब कुछ जो भी हो, तो बहुत जबरदस्त है। जो ये महा बीमारी के दौरान उस समय जो आया था, उसके बाद जो इनके बीच संबंध टूटे थे, ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि चीन के खिलाफ यह कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जो वायरस जो आया पूरे दुनिया में फैला वह इनके कारण आया है। इस पे नाराजगी करके चीन ने तोड़ दिया था, और चीन इनका सबसे बड़ा इंपोर्टर है कोयले का, आयरन का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, जिसके और जो बंद होने से यहाँ की जनता बड़ी नाराज थी, उनकी बड़ी ही बुरे हालत थी। अब फिर से वह वापस आ गया है, और चीन के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहा है कि हमारा रिश्ता फिर पुराने जैसा हो रहा है। जी, अजुम्मा महिलाएं साउथ कोरिया में क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है सर, और कौन होती हैं ये अजुम्मा महिलाएं? अजुम्मा महिलाएं कहने का मतलब है कि अधेड़ महिलाएं, हालांकि 30 वर्ष से ऊपर, 30 वर्ष की महिलाएं कहीं से वे अधेड़ नहीं है। आजकल तो 30 वर्ष की लड़कियों की कई की शादियां भी नहीं हुई होती है। जी जी जी। मान ले हो भी जाती है तो अधेड़ नहीं। लेकिन यहाँ के साउथ कोरिया के एक जिम में, बहुतों में नहीं, एक जिम में उन्होंने लिख दिया कि यहाँ अजुम्मा जो भी शब्द है उसमें ये लोग वेलकम नहीं है, हमें केवल वैसी लड़कियां चाहिए जो कि वास्तव में यहाँ पे अपनी फिटनेस के लिए आते हैं। कारण कि ये बहुत बकवास करती हैं, और जो कपड़े बदलने का जगह है वहाँ पे अपने कपड़े लाती है, धुलने में बहुत टाइम लगा देती हैं, यहाँ के साबुन, हेयर ड्रायर वगैरह चोरी करके लाती है, और जिम करने के बजाय बैठ जाती हैं पात लगाकर, एक दूसरे की क्रिटिसाइज, नुक्ताचीनी करती है। तो ये एक्चुअली स्पीकिंग बकवास कर रही हैं, अपने धंधा पे खुद लात मार रहे हैं, तो नहीं आएंगी, चूंकि इन्हीं की संख्या ज्यादा होती थी। अब हो सकता है कुछ जानबूझ के प्रचार करने के लिए कि केवल यंग लड़कियां यहाँ पे, हम असल में जिम पे, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उनको शायद पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हो। जी बिल्कुल सही। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरें की, और पहला जो अपडेट है वो फ्रांस की अदालत से है। हथियार बनाने वाली इजरायली कंपनियों को राहत नहीं मिल पाई सर। हाँ, ये भी आश्चर्य की बात है कि फ्रांस के मैक्रो एक तरफ जहां अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के ही प्रतिनिधि उनके लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ का जो मिलिट्री विंग है वह इजराइल को मान्यता नहीं दे रही है। यूरोसेट्री, इसकी हमने चर्चा की थी पहले कि यहाँ पे दुनिया भर के बहुत सारे वॉर इंडस्ट्रीज के कंपनियों को बुलाकर एक प्रदर्शनी करती, जिससे प्रचार प्रसार होता है उसका, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, स्पेस हो, मिसाइल्स हो, वगैरह वगैरह को, जिसमें इजराइल भी काफी आगे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बाकी तरह के इस तरह के इक्विपमेंट में उसका बहुत एडवांस है। चाहे मोबाइल को कैप्चर करने वाला है, उसको काउंटर करने वाला जो मेजर्स है, हमारे देश में भी खरीदा हुआ था, हंगामा हुआ था उस पे। तो उस पे करके यहाँ के कोर्ट ने भी कह दिया कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति सरकार कह रही है कि रफा में आक्रमण बंद करो और तुम्हारा देश नहीं कर रहा है, तो हम तुम्हारे हथियारों की प्रदर्शनी लगाने की सुविधा क्यों दें, हम नहीं देंगे। जी,
बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका ने भी इजराइल के एक संगठन जिसका नाम बताया जा रहा है TSAV पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, TSAV फुल फॉर्म क्या है मुझे नहीं मालूम, TSAZ भी कहते हैं, TZAV जो भी है वहां का जाव या ऐसा कुछ होगा। और इन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, सेमी मिलिट्री या पारा मिलिट्री टाइप का, गवर्नमेंट के मदद से ही बना होगा इस युद्ध की, इस अक्टूबर में युद्ध के शुरू होने के बाद, जिसमें बेसिकली सेटलर्स हैं जो रिजर्व आर्मी अभी कहीं एम्प्लॉयड नहीं, वो हैं, गुंडे और असामाजिक तत्व हैं, इन लोगों ने मिलकर बनाया है। और इनका काम है सरकार से पैसे लेना, एनजीओ से पैसे लेना। और जो एड्स आ रहे हैं हमास नहीं, फिलिस्तीनियों के लिए जो मानवीय जो वो हेल्प आ रहे हैं, मदद जो आ रहे हैं, उसको ये रोक रहे हैं। उसके पिछले महीने में मई जून में इन्होंने मई में आग भी लगा दी थी, 2-4 में लूट भी लिया था, नहीं जाने दे रहे। ये कह रहे हैं कि ये लोग आक्रमण करने वाले आतंकवादी है इसलिए। तो यहाँ पे चूंकि खुलेआम हो गया, यूएनओ तक में मसला उठ गया, तो अमेरिका ने दिखाने के लिए भी कह दिया कि भाई ये लोग जो है सो आतंकी है। हालांकि अमेरिका ने, बाइडेन ने खुलेआम कह दिया है कि फिलिस्तीन में, गाजा में कहीं से भी जनसंहार हो रहा है, इसके कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है। जी, इस फैसले के बाद क्या ये लोग ट्रकों पे हमला करना बंद कर देंगे? ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा ना कि अमेरिका का दौरा नहीं कर पाएंगे, या अमेरिका से इनको कुछ दाल दलिया मिलता होगा वो नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, वह भी जो खुल के दूसरे तरीके से आ रहा है इनके पास, जो पहुंच रहा है, जैसे कोको कोला का जो टीम है वो देता है, और फोर्ड फाउंडेशन से जो आता है, और बहुत सारे ऐसे हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, और पूरे विश्व भर से आ रहा है इजराइल गवर्नमेंट के थ्रू, और ये इनके पास जाता है। इनको हथियार बिना इजरायली गवर्नमेंट और बिना नेटो के मदद से कैसे मिल सकते हैं? इनको हथियार भी मिलता है और सब कुछ मिलता है, और इनकी कार्रवाई जारी रहेगी। जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हारेट्स अखबार है जो खुल के लिखता है इसराइल के खिलाफ, लगातार उसको निशाना बनाया जाता है। कल उसके पत्रकार को बंधक भी बना लिया गया। जी हाँ, यह कोशिश जारी है किस तरह से उसके पत्रकारों को डराया धमकाया जाए। ऑफिस में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी, और बहुत अन्य तरह के भी उनके, चाहे आर्थिक प्रतिबंध हो या कुछ और हो, ये लगाने की कोशिश की जाती है ताकि उनको हतोत्साहित किया जाए कि वो आगे अपनी बातें ना कहें और ना करें। जी, अब अगली खबर जो है वो है हुतियों से जुड़ी हुई है। यूं कह सकते हैं कि लाल सागर की सुरक्षा के नाम पर $1 अरब खर्च कर चुका है अमेरिका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। $1 अरब प्लस काफी उनके आर्म सबमिशन जो उन्होंने मारे हैं यमन में किए हैं, और इसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। और अभी कल या परसों इन्होंने फिर 3 जहाजों पे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, और एक था जो इजराइल का ही था, किसी दूसरे झंडे के नाम जा रहा था, उसमें इस तरह से मार लिया कि अंततः वो डूब गया। जो उसके पैसेंजर है, जो भी उसके चालक थे, उसको तो निकाल लिया इन लोगों ने, लेकिन ये लगातार इनका आक्रमण बढ़ चुका है, और अमेरिका अभी इसमें कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पाया। जी, गाजा में पोर्ट क्यों खत्म कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा हल्ला मचा रहे थे कि साहब सड़क से राहत सामग्री नहीं जा रही है, एयर ड्रॉप से काम नहीं चल रहा है, हम पोर्ट बना देंगे, मदद भेजेंगे। जी हाँ, पियर या बंदरगाह जो जेटी टाइप लंबा निकालते हैं समुद्र से, जहाँ की जहाज आकर लगता है, तो कुछ समय पहले तूफान वगैरह चला था, इसमें 2 जहाज ही अमेरिका का मिस हो गया, कहीं चले गया, बाहर लाया होगा। 2 और जहाज यानी वेसल, छोटे मोटे शिप है, वो काफी डैमेज हो गया उनको। और जिस तरह से इन्होंने कहा था कि हमारा ऑल्टरनेटिव रास्ता होगा गाजा में मानवीय सहायता भेजने के लिए, पानी, भोजन, अनाज, वो तो कुछ पहुंचा नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टे शायद इन पर आक्रमण भी हुआ है, यही जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, जिनका नाम आपने बताया था। जी, TSAV। जी, इन लोगों ने आक्रमण भी कर दिया था, इसलिए तंग आकर भाई हमारे बस की चीज नहीं हो, हम इसको हटा के जा रहे हैं। जी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से G7 को क्या दिक्कत है सर? ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है, कहते हैं कि वह बन रहा है उसी के लिए, वह रूस को जा रहा है, इससे इसको कष्ट है। और दूसरा कहते हैं कि जो भी तुम्हारा परमाणु मुद्दा है, खास जगहों पे, जब IAEA के रिप्रेजेंटेटिव गए, तुमने उनके साथ सहायता नहीं की, उनको देखने नहीं दिया, यानी तुम परमाणु बॉम्ब बना रहे हो। इजराइल बना चुका है, इस पे इनको कोई कष्ट नहीं, लेकिन G7 को इनसे बहुत बड़ा कष्ट है, और फिर से अपनी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पे
ईरान ने कहा है कि जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई खास असर अब नहीं पड़ने वाला है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसराइल से तो रोज कहा जाता है भैया परमाणु चला दो, खत्म करो गाजा को, मिटा दो, जब भी कुछ टेंशन नहीं होती किसी को। अगली खबर है, स्वीडन और ईरान के बीच कैदियों की अदला बदली क्यों की गई? जी हाँ, ईरान का एक उच्च स्तर का अधिकारी था, इसको इन लोगों ने करीब 15-20 वर्ष से पकड़ा हुआ था, और कहते हैं कि जब वो स्वीडन में आए थे, किसी कारण से भी आए हो, और उन पे आरोप लगाया कि ईरान में जो हत्या वगैरह हुई, फांसी की सजा की, इसमें उसका हाथ था, और उसके आधार पर इसको आजीवन कारावास दे दिया। अब ईरान के बंदे को ईरान में गड़बड़ी की हो तो इसमें स्वीडन क्यों देगा, किस तरह से इनका अधिकार बनता है वो अलग सवाल होता है, तो ये तो बदमाशी है। लेकिन इसके बदले में ईरान ने इनके दूतावास के किसी को कि भाई तुमने यहाँ गड़बड़ी की है, तुम हमारे यहाँ स्पाइंग काम करते थे, और एक और बंदे को, और एक जो दोनों का मिक्स जो एक नागरिक था, 3 बंदे को पकड़ लिया पिछले 2 वर्ष से, हम नहीं छोड़ेंगे। अब स्वीडन में हंगामा होना शुरू हुआ कि हमारा बंदा है, और इसके आधार पर 3 इसके और एक यह जो छूटा, और इस पे यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश बोल रहे कि नहीं भाई तुमने गलत किया, वह तो आतंकी था, ईरानियन जो था उसको छोड़ दिया। तो ये सब चलती रहती है, लेकिन अपने यहाँ के बंदों को छोड़ने के लिए इन्होंने एक मतलब 3 बंदों को छोड़ने के लिए उसके एक बंदे को छोड़ा, इसी मजबूरी पे स्वीडन को करना पड़ा। ये तो ईरान की डिप्लोमेसी की जीत मान लीजिए इसको तो। बिल्कुल है, यही तो यूरोपियन यूनियन के बाकी देश कर रहे हैं कि ईरान इससे आगे और भी करेगा कि तुम्हारे किसी भी बंदे को वहां के पकड़ लेगा, चूंकि हमारे बंदे को कहेगा कि हमारे इसको छोड़ो, तो हम छोड़ेंगे, और ये दुनिया में हो रहा है। जी चलिए, चुनाव लड़ने से भले ही बाहर हो गए हों ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनजाद, लेकिन उन्होंने मोर्चा खोल दिया है खामनाई के खिलाफ। बोलते रहते हैं, बोलने में उनकी कमी नहीं है, हालांकि उनके जीवन पे भी खतरा हो सकता है। यहां तक भी बोल दिया, जब वो खुद वहां के राष्ट्रपति थे ईरान के, तो सबसे बड़े अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ यही थे, लड़ने में, लड़ाने में, तैयार करने में, पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस फोर्स बनाने में, हर तरह से। और आज कह रहे हैं कि पाश्चात्य देशों, यानी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और पूर्वी देशों जो बिखरे हुए जिसमें ईरान भी है, केवल सोच का फर्क है, क्या हमें अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं ट्रंप अगर जीत गए मैं उनसे बात करूंगा। अब जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो बात करके क्या उखाड़ लोगे, जाओ करो। तो क्या इनको इसीलिए चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, जानबूझ के इनका पर्चा खारिज करा दिया गया? एक तो वो कारण है, चूंकि यह वहां के जो नेतृत्व है उसके सुप्रीम लीडर जो है खामनेई के खिलाफ है, और दूसरे चूंकि खामनेई ने इनको चुनाव नहीं लड़ने है तो गुस्सा में टपटांग बातें बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, कुछ भी बोलने दीजिए, और बोलने का अधिकार तो कम से कम लोगों के पास होना ही चाहिए, पर कम से कम फिर भी उस अधिकार का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देश, समाज और क्षेत्र का भला हो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।